बच्चों इस रिवीजन लेक्चर में हम एसी को रिवाइज करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर के बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव के वो सारा भी देखेंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं एसी। एसी का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और जो एसी सोर्स होता है उससे जो करंट निकलता है वो अपना डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड दोनों बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए कि अभी करंट, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो मान लीजिए इसमें करंट अभी 0 है, फिर वो धीरे से 1 एम्पियर होगा, फिर 2 एम्पियर होगा, फिर 3 एम्पियर होगा, फिर 4 एम्पियर होगा, फिर 5 एम्पियर होगा। और मान लीजिए इसमें 5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट आ रहा है तो फिर अब ये करंट घटने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिर वापस से 4 एम्पियर होगा, फिर 3 एम्पियर होगा, फिर 2 एम्पियर होगा, फिर 1 एम्पियर, फिर 0 होगा। ठीक है, और फिर करंट अब इधर बढ़ने लगेगा, यानी करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा। फिर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, फिर करंट कम होने लगेगा है 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर, फिर करंट फिर इधर से फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो एसी सोर्स से जो करंट निकलता है वो अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलते रहता है। ठीक उसी तरीके से एसी सोर्स का जो वोल्टेज होता है वो अपनी पोलैरिटी भी लगातार बदलता है। जैसे कभी इधर प्लस तो इधर माइनस, तो कभी इधर प्लस तो इधर माइनस, है ना। और हमारे घर में जो वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, जो करंट सप्लाई किया जाता है वो 100 बार अपना डायरेक्शन बदलता है बच्चों। 50 बार इधर से तो 50 बार इधर से, 1 सेकंड में 100 बार अपना डायरेक्शन बदलता है। ठीक है, तो जो एसी सोर्स का जो वोल्टेज होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है V नॉट साइन ओमेगा टी से। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इस टाइप का आएगा, साइन का ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो इसे आपको साफ साफ दिख रहा है कि वोल्टेज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, फिर घटने लगा, फिर उसके बाद नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव में चला गया का मतलब हुआ कि पॉजिटिव पोलैरिटी पहले इधर और नेगेटिव इधर थी, तो नेगेटिव हो जाने का मतलब हुआ कि अब पॉजिटिव पोलैरिटी इधर और नेगेटिव पोलैरिटी इधर हो जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज को ऐसे और करंट को आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से दिखाया जाता है, जिसमें फाई जो है वो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है। आप जानते हैं बच्चों कि इसी को फेज कहा जाता है, इसी को फेज कहा जाता है, इसको फेज कहा जाएगा। तो इसके फेज में से इसके फेज को घटाइएगा तो फाई ही मिलेगा ना। तो फाई जो है वो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस होता है। वी नॉट जो है वो होता है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वही है वी नॉट। ठीक है, आई नॉट जो है वो है पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ओमेगा जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो होता है 2π/t। आप जानते हैं कि 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं न्यू, तो आप इसको 2π न्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए आपको देखना होगा वो है IRMS। RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर। तो IRMS का मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये होता है I0/√2, यानी पीक करंट को √2 से डिवाइड करिएगा तो आपको RMS करंट मिलता है। ठीक उसी तरीके से RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए तो आप करेंगे V0/√2, यानी पीक वोल्टेज को √2 से डिवाइड करेंगे तो आपको RMS वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू, यानी कि आपको IRMS और VRMS के बीच का रिलेशन चाहिए। तो आप जानते हैं IRMS इज इक्वल टू होता है V0/√2। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 इंटू V0 डिवाइडेड बाई 2। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414 डिवाइडेड बाई 2 V0। ठीक है, 1414 का मतलब 707 होगा बच्चों। ठीक है, और 3 प्लेस के बाद आपको डेसिमल देना है, यानी आप यहाँ डेसिमल दे दीजिएगा, इतना V0 हो जाएगा। तो IRMS इज इक्वल टू 0.707 I0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि इफ द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इतना दिया हुआ, आपको फ्रीक्वेंसी बताना है। तो I इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.6 साइन 100πt, है ना बच्चों। हम जानते हैं कि I को लिखा जाता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ I0 की जगह पे 0.6 है, ओमेगा की जगह पे बच्चों 100π है ना, 100π, क्योंकि टी के बगल में जो होता है वही ओमेगा होता है, और फाई की जगह पे 0 है, मतलब कुछ भी यहाँ एडेड नहीं है। तो हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो अभी हमने देखा कि ओमेगा का मतलब होता है 2π न्यू। तो इस ओमेगा की जगह पे हम 2π न्यू डाल दें और ये 100π, तो पाई से पाई कैंसिल होगा और आपका न्यू आ जाएगा 50। तो आंसर हो जाएगा इसका 50। यहाँ पर भी वही बात कहता है I इज इक्वल्स टू I0 साइन 100πt। ओ
तो 2015 में और 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा गया, यानी इसका आंसर भी हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए कहता है कि रिलेशन बिटवीन आई नॉट एंड आई आर एम एस कितना होगा। तो आई नॉट इज इक्वल टू पूछ रहा है कि कितना होगा। हम जानते हैं कि आई आर एम एस होता है आई नॉट बाई √2, तो √2 को आप इधर लेके चले जाएं तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू आई आर एम एस। कहता है पीक वैल्यू, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आर एम एस वैल्यू। अच्छा, तो हम जानते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है आई नॉट बाई √2, तो पीक वैल्यू को ऊपर रखना है, आरएमएस वैल्यू को नीचे रखना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, √2 उधर चला जाएगा, आई आर एम एस इधर आ जाएगा, तो आई नॉट अपॉन आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा √2, तो आंसर ये हो जाएगा। पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी, अच्छा तो वी नॉट आपको दिया हुआ है 440 वोल्ट वर्चुअल वोल्टेज, तो बच्चों वर्चुअल वोल्टेज का मतलब वही आरएमएस वोल्टेज पूछ रहा है, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2 होगा। ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू 440 वोल्ट है, √2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 220 और √2 आ जाएगा, क्योंकि √2 2 होगा, इसको काटेगा तो 220 बचेगा, तो 220 √2 ये वाला आंसर हो गया। बच्चों करंट और वोल्टेज को जब एसी सर्किट में मेजर किया जाता है तो वो हॉट वायर आमीटर या फिर हॉट वायर वोल्ट मीटर से किया जाता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि एक सर्किट है, उसने उसको करंट मेजर, उसमें करंट अगर आपको मेजर करना है तो आमीटर हॉट वायर वाला लगाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसने 2 एम्पियर का आपको वैल्यू बताया, तो ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने वोल्ट मीटर लगाया और उसने 50 वोल्ट बताया तो ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है। ये एक तरीके का एवरेज होता है, आरएमएस एक तरीके का एवरेज होता है जिसमें हम एनर्जी को इक्वेट कराते हैं। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब है कि जब कभी भी हॉट वायर आमीटर या हॉट वायर वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज या फिर करंट मेजर करेंगे तो वो आरएमएस वैल्यू देगा। ठीक है, हॉट वायर आमीटर क्या मेजर करता है, तो वो मेजर करता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, चलिए बात करेंगे पावर की, तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो एवरेज पावर, एवरेज का साइन होता है ये बच्चों, एवरेज पावर का फॉर्मूला आप याद रखेंगे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, जिसमें कॉस फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट है एपरेंट एवरेज पावर, तो एपरेंट एवरेज पावर में होता है बस वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इसमें कॉस फाई नहीं होता है। ठीक है, चलिए एन एसी सर्किट द करेंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाई, अच्छा आई दिया हुआ है 5 cos ओमेगा टी एंड बच्चों वी दिया हुआ है 200 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लें, तो आई इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 बोलेंगे आप। ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब है साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये देखिए ना लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए फाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो फाई की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि पावर लॉस कितना होगा, तो बच्चों पावर का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो आई आर एम एस की जगह पे हम चाहे तो लिख सकते हैं ना 5 अपॉन √2, वी आर एम एस की जगह पे 200 अपॉन √2 लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप cos 90 डिग्री लिखेंगे cos 90 डिग्री 0 और पावर भी आपको मिलेगा 0, तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए कहता है कि फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करेंट। ठीक है, ईएमएफ का मतलब वोल्टेज, पावर फैक्टर कितना होगा, तो पावर फैक्टर cos फाई होता है। ठीक है, कहता है कि I इज इक्वल टू 20 साइन 200 पाई टी। ठीक, आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी कितना है, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना है। तो बच्चों यहाँ ओमेगा की जगह पे 200 पाई है ना, क्योंकि जब आप इसको कंपेयर करेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 से, तो टी के बगल में जो कुछ भी है वही तो ओमेगा है। ठीक है, और ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई न्यू, तो ये 200 पाई के बराबर होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ठीक है, एक चीज निकल गया। पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू तो बच्चों ये वाला होता है, तो यानी आई नॉट जो है वो 20 एम्पियर होगा, और आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, आई आरएमएस पूछ रहा है, तो आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2 होता है, यानी 20 एम्पियर अपॉन √2।
ठीक है, तो इतना नहीं लिखेंगे, हम एक काम करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये 10√2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कहता है कि पावर फैक्टर होता क्या है। ठीक, तो बच्चों पावर फैक्टर अगर आपको निकालना है तो मैंने अभी आपसे कहा था कि ट्रू एवरेज पावर IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई होता है। ठीक है, और एपरेंट एवरेज पावर IRMS इंटू VRMS होता है। तो ये हो गया आपका ट्रू एवरेज पावर, मैंने नॉर्मल एवरेज पावर जो हम लोगों ने पढ़ा वो ट्रू एवरेज पावर है, डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका एपरेंट एवरेज पावर। तो यही जब आप काटेंगे तो आपको cos फाई मिल जाएगा, जो कि जिसको हम लोग पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू एवरेज पावर अपॉन एपरेंट एवरेज पावर। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब हुआ कि एसी सोर्स के साथ बस एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो V तो हम हमेशा की तरह V नॉट साइन ओमेगा टी ही लेंगे, लेकिन इस केस में जब हमने करंट निकाला तो वो आया I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका मतलब हुआ ना बच्चों कि यहाँ पे फाई की वैल्यू जो है वो 0 है। देखिए फाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, कुछ नहीं है ना यहाँ एडेड, तो फाई की वैल्यू 0, और फाई की वैल्यू अगर 0 है तो cos फाई 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है। ठीक है, चलिए I नॉट कितना होता है, तो याद रखिएगा I नॉट होता है V नॉट अपॉन R। ठीक है, V नॉट अपॉन R, दोनों साइड अगर हम √2 से डिवाइड कर दें तो I नॉट बाई √2 को IRMS, V नॉट बाई √2 को VRMS ना, यानी I नॉट बराबर V नॉट अपॉन R, IRMS बराबर VRMS अपॉन R। ठीक है, चलिए पावर की बात करें अगर हम, तो हम जानते हैं पावर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई की जगह पे अगर हम लोग 1 डाल दें तो ये बन जाएगा VRMS इंटू IRMS। अब एक काम करते हैं, IRMS की जगह पे, इस IRMS की जगह पे हम VRMS अपन R रखते हैं, तो VRMS अपन R रखेंगे तो ऊपर में VRMS का स्क्वायर और नीचे में R ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमने VRMS की जगह पे IRMS इंटू R रख दिया, R को इधर लेके चले जाइए, तो अगर इसकी जगह पे हमने IRMS इंटू R रख दिया तो IRMS इंटू IRMS का स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। तो मतलब ये तो वही फॉर्मूला है बच्चों जो हमने पावर का DC में पढ़ा था, V इंटू I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। बस यहाँ पे V और I की जगह पे VRMS और IRMS लेना है। ठीक है, चलिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इसमें सिर्फ एक कैपेसिटेंस लगा होगा, वोल्टेज हमेशा की तरह V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जब इसमें करंट निकाला जाता है ना तो वो आता है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी यहाँ फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, और करंट में फेज ऐड किया गया है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि वोल्टेज के फेज से करंट का फेज पाई बाई 2 आगे है, ज्यादा है, तो इसको कहा जाता है करंट लीड्स द वोल्टेज बाई फेज पाई बाई 2। ठीक है, अरे करंट का फेज आगे है ना, इसमें एडेड है तो ये आगे है, तो हम लोग कहते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाई फेज पाई बाई 2। ठीक है, चलिए पावर फैक्टर, तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री बच्चों, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो पावर फैक्टर अगर 0 है तो पावर भी 0 होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, चलिए यहाँ I नॉट क्या है, तो I नॉट होता है V नॉट अपॉन XC। बच्चों रेजिस्टेंस के केस में V नॉट अपॉन R होता है ना, लेकिन यहाँ V नॉट अपॉन XC है। ठीक, तो XC जिसकी वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C होती है, इसको कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और बच्चों ये एक रेजिस्टेंस टाइप की चीज है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर के द्वारा ऑफर्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये होता क्या है, एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है जो कैपेसिटर ऑफर करता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम दोनों साइड √2 से डिवाइड करें तो I नॉट बाई √2 IRMS, V नॉट बाई √2 VRMS। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन XC और IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XC। ठीक, चलिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट, 1 मिनट रुकना बच्चों। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो इसमें बस एक इंडक्टर लगा होगा जिसका इंडक्टेंस L है, वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जब इसमें करंट निकाला जाता है तो वो आता है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी यहाँ पे इसका फेज जो है इसके फेज से कम है, करंट का फेज पाई बाई 2 कम है बच्चों, तो हम कहते हैं कि करंट जो है वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज पीछे चल रहा है, यानी करंट लैग्स बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे चलना, द वोल्टेज बाई फेज पाई बाई 2।
ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि वोल्टेज लीड्स, यहाँ वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड द करंट बाई फेज पाई बाई 2। ठीक है, तो याद रखिएगा कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है, ठीक है, और इंडक्टर के केस में बच्चों, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलता है। तो कैसे याद होगा, तो याद रखिएगा कॉस ए करंट कॉस ए कैपेसिटर, इसका मतलब कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है, ठीक है, तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे हो जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस के केस में ना बच्चों, चूंकि फेज डिफरेंस 0 है, तो हम लोग बोलते हैं कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस केस में जो आई नॉट होता है वो वी नॉट अपन एक्सएल होता है। ठीक है, याद रखना, रजिस्टर के केस में वी नॉट अपन आर, कैपेसिटर के केस में वी नॉट अपन एक्स सी, और इंडक्टर के केस में वी नॉट अपन एक्सएल होता है। ठीक है, जिसमें एक्सएल को कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्ससी को कहा जाता था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस है, यानी कि ये है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। ठीक, अब हम दोनों साइड अगर √2 से डिवाइड कर दे तो आई नॉट बाई √2 आई आर एम एस, वी नॉट बाई √2 वी आर एम एस, यानी वी आर एम एस अपॉन एक्सएल हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए कहता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है, अच्छा मैंने बताया नहीं क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, याद रखना। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1 अपन ओमेगा सी, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा इंटू एल। हाँ बताइए, कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, ओमेगा इंटू एल। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, तो मैंने क्या कहा, रिएक्टेंस एक टाइप का रेजिस्टेंस है, यानी कि इसका हो जाएगा ओम, ओम हो जाएगा बच्चों, ये ओम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट का मतलब हुआ कि अब एल भी होगा, सी भी होगा और आर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और रजिस्टर भी होगा। अब उसको इन तीनों को सीरीज में अगर हमने एक एसी सोर्स से जोड़ दिया जिसका वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इस केस में जो करंट आता है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई करके कुछ आता है, जिसमें आई नॉट जो होता है वी नॉट अपन जेड होता है बच्चों। रजिस्टर के केस में वी नॉट अपन आर, इंडक्टर के केस में वी नॉट अपन एक्स एल, कैपेसिटर के केस में वी नॉट अपन एक्स सी, लेकिन अगर तीनों लगा रहे तो वी नॉट अपन जेड आता है। इस जेड को कहा जाता है इम्पिडेंस, इसकी वैल्यू होती है √XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। देख लेंगे ये कैसे आता है ना, लेकिन जेड इम्पिडेंस है और ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है ना, रिएक्टेंस हो चाहे इम्पिडेंस हो सब रेजिस्टेंस होता है, और ये होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होल एलसीआर सर्किट। ठीक है, अब ये निकाला कैसे जाता है, जेड की वैल्यू निकालते कैसे है, चाहे फाई की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम कुछ वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम सबसे ऊपर लिखते हैं एक्सएल, सबसे नीचे लिखते हैं एक्ससी, ठीक है, और इधर की तरफ होता है आर। क्लियर बच्चों, अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए देखेंगे कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन दिया रहे कि ये है आपका 100 न्यूटन, ये रहे आपका 50 न्यूटन, ये रहे आपका 50 न्यूटन, इसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ोगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ोगे ना। तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा के ऊपर लिखोगे 50 न्यूटन, इधर भी आ गया 50 न्यूटन, है कि नहीं। उसके बाद तुम रिजल्टेंट ले लोगे √50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो 2√50 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, है ना। ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, तो XL माइनस XC ये वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद R इधर है ही, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट Z होता है। तो कैसे निकलेगा रिजल्टेंट, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी √XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब सुनिए, अगर हाँ यहाँ पे XL और XC, XL ग्रेटर देन XC है, ये कहना होगा हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना बच्चों कि एक चीज याद रखना कि जिधर रेजिस्टेंस होगा ना उधर हम करंट लेंगे, और जिधर Z होगा उधर हम वोल्टेज लेंगे। ये याद रखना, याद कर रखना है बच्चों, जिधर R उधर करंट, ठीक है, और जिधर
Z उधर वोल्टेज, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब सुनिए, फाई होता क्या है, तो फाई वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है, और फेज डिफरेंस का मतलब एंगल का डिफरेंस हुआ, क्योंकि ये और ये है क्या, एंगल है। तो आप बताइए कि इस फोटो के हिसाब से करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल यही है ना, यानी यही तो है फाई, ठीक है। तो अब हम यहां से लिखेंगे tan फाई, ठीक। तो tan फाई कैसे लिखेंगे आप, tan फाई लिखने के लिए आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को, जिसमें ये वाला, जिसमें tan फाई इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाई बी। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, यानी ये हो जाएगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। अब यहां से आप फाई निकाल लीजिए, तो फाई कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, इतना हो जाएगा, ठीक। अब अगर आपको करंट का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एक मिनट रुकिए, इधर ही मैं लिखना चाह रहा हूं। आई इज इक्वल, सबसे पहले तो आप आई नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे ये बताइए, इस आई नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वी नॉट अपॉन जेड, का मतलब हुआ अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है, इतना। और उसके बाद आप लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस, अरे जगह नहीं है, रुको एक सेकेंड, नए पेज में ही हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, नए पेज में, चलो इधर 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 हम लोग कोना में लिखते हैं, है ना। हाँ बताइए, आई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आई नॉट की जगह पे हमको लिखना होगा वी नॉट अपन जेड, तो हम लिखेंगे वी नॉट अपन जेड का मतलब हो गया अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस R स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद साइन, फिर ओमेगा टी। अब देखो बच्चों, प्लस फाइव लिखे कि माइनस फाइव लिखे, ये जानने के लिए देखिए कि करंट आगे है कि पीछे है। तो इस फोटो से साफ साफ हमको लग रहा है कि करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, तो माइनस फाइव लिखा जाएगा, ठीक है। इस केस में तो हम लिखेंगे माइनस, अब फाइव का मतलब हो जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। इतना करके हमको, एक मिनट रुक जाइए, इतना करके हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो बच्चों, अगर XC बड़ा हो जाए, तो XC बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ XC माइनस XL आएगा, और यहाँ Z की वैल्यू हो जाएगी X, मतलब Z जो कि रिजल्टेंट है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अच्छा एक और बात है, पिछली बार जो Z आया था वो आया था अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये आ गया XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो क्या दोनों में अंतर है, तो नहीं, कोई अंतर नहीं है, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। क्यों, क्योंकि बच्चों 4 माइनस 3 बराबर नहीं होता है 3 माइनस 4 के, लेकिन 4 माइनस 3 का जो स्क्वायर होता है ना, वो बराबर होता है 3 माइनस 4 के स्क्वायर के। 4 माइनस 3 का मतलब 1 का स्क्वायर 1, और 3 माइनस 4 का मतलब माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, ठीक है। तो आप XL माइनस XC लिखिए, XC माइनस XL लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, जिधर R उधर करंट, जिधर Z उधर वोल्टेज, और इन्हीं दोनों के बीच के एंगल को फाई कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप tan फाई लिखते हैं तो वो हो जाएगा, आप तभी इस ट्रायंगल को देखिएगा ना, तो ये परपेंडिकुलर कितना है, तो ये है XC माइनस XL, और बेस कितना है, तो R है। तो यहाँ से फाई जो मिलेगा आपको वो मिलेगा tan इनवर्स XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो अब अगर आपको करंट लिखना है तो आप लिखेगा वी नॉट अपॉन अंडर रूट XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, फिर साइन, फिर ओमेगा टी। अब बताइए कि प्लस फाइव की माइनस फाइव, तो देखते हैं ना, हम करंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो करंट का है, तो करंट बच्चों आगे है, वोल्टेज पीछे है, तो प्लस लिखा जाएगा, करंट आगे है तो प्लस लिखा जाएगा, tan इनवर्स XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि आप इसमें करंट का इक्वेशन लिख के दिखाइए और वोल्टेज का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप XL XC ये सब निकाल लीजिए, ठीक है। तो उससे पहले आप थोड़ा ओमेगा देख लीजिए, 100 पाई टी था यहाँ पे बच्चों, टी छूट गया है, ठीक है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा आएगा 100 पाई, ठीक है। नहीं बच्चों 100 पाई नहीं था, शायद सिर्फ 100 था। एक मिनट रुक जाइए, उसको चेक कर लेने दीजिए।
हाँ सिर्फ 100 था, 100t था ये, ठीक है, ये सिर्फ 100t था, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 आ गया है ना। अब एक काम करिए, आप एक्सएल निकालिए, तो एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, तो यानी 100 इंटू 1 का मतलब हुआ 100 ओम, ठीक है। एक्ससी निकालिए, तो एक्ससी का मतलब होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी 1 अपॉन 100, और सी की जगह पे हम रखेंगे 50 माइक्रोफैराड, तो माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 6, ऊपर जाके 10 टू द पावर 6 बनेगा, और नीचे हो जाएगा आपका 5000, ठीक है। तो बच्चों 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, है ना, तो 1000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा आपका 200 ओम है क्या, तो एक्ससी, ठीक। अब मैंने क्या कहा, ऊपर में लिखा जाता है एक्सएल, नीचे में लिखा जाता है एक्ससी, और इधर में लिखा जाता है आर। एक्सएल कितना है बच्चों, तो एक्सएल जो है वो है 100 ओम, एक्ससी जो है वो है 200 ओम, और आर की वैल्यू है 100 ओम। आर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 100 ओम, ये ठीक है। अब रिजल्टेंट निकालेंगे तो नीचे की तरफ आएगा 100 ओम, और इधर की तरफ तो पहले से है 100 ओम। अब इसी का जो रिजल्टेंट होगा वही तो होगा Z, तो बच्चों यहाँ Z की वैल्यू हो जाएगी, है ना, ये 100 तो √2 इंटू 100 ओम हो जाएगा। और क्या कहा मैंने, जिधर रेजिस्टेंस उधर करंट, और जिधर Z उधर वोल्टेज, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा जाहिर सी बात है 45 डिग्री होगा बच्चों। 45 डिग्री का मतलब π/4, ठीक है। तो आइए अब हम करंट लिखते हैं। करंट क्या होगा, तो I0 अपॉन Z साइन ओमेगा टी, और बताओ बच्चों यहाँ +5 की -5, तो करंट आगे है वोल्टेज पीछे है, तो +5 लिखा जाएगा। आइए I0 की जगह पे 200√2 रखा जाए, ये देखिए 200√2 डिवाइडेड बाई Z की जगह पे 100√2, फिर साइन ओमेगा की जगह पे तो खैर 100 दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो 100t प्लस π/4। अब इससे √2 से √2 कटेगा, इससे ये कटेगा, तो i इज इक्वल टू आ गया 2 साइन 100t प्लस π/4, ठीक है। चलिए कहता है इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट, तो सिर्फ L है और R है, बस यही दोनों है बच्चों, यही दोनों L और R। तो हम लोग ऊपर में याद है XL लिखते थे और इधर में R लिखेंगे, तो कहने का मतलब है कि C है ही नहीं ना, तो इसीलिए नीचे में कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो होगा √XL² प्लस R²। अब XL की वैल्यू होती है ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R², तो ये हो जाएगा √ω²L² प्लस R², तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। चलिए कहता है कि an AC source angular frequency omega is connected to LCR circuit, the peak value of current will be maximum when। अच्छा बच्चों ये तो रेजोनेंस का क्वेश्चन हो गया, रेजोनेंस पढ़ लेंगे तो वापस हम इस पर आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अच्छा ओ गलती से ये चीज़ पहले आ गया है ना, कोई बात नहीं है, रेजोनेंस पढ़ते हैं। रेजोनेंस के केस में Z सबसे मिनिमम होता है, और हम जानते हैं कि IRMS इज इक्वल टू VRMS अपन Z होता है ना। एक मिनट देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z ना, I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z होता था ना, तो दोनों साइड √2 से डिवाइड करते थे। तो कहने का मतलब है कि अगर Z सबसे मिनिमम हो जाए तो IRMS सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। अब Z की वैल्यू होती कितनी है, तो √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो अगर हम इस चीज को मिनिमम कर दें तब Z मिनिमम हो जाएगा ना। हाँ, तो ये चीज मिनिमम कितनी हो सकती है, किसी भी चीज का स्क्वायर कम से कम 0 हो सकता है, तो ये 0 तभी होगा जब XL और XC बराबर हो जाए, ठीक है। तो XL और XC अगर बराबर हो जाएगा और ये चीज अगर 0 हो गई बच्चों, तो √R² R ही होगा ना, यानी उसके इसमें Z जो होगा वो R होगा, ठीक है। इसको हम फोटो से भी समझ सकते हैं कि अगर XL और XC बराबर हो जाए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो Z जो होगा वो R ही होगा। अब मैंने क्या कहा, जिधर R उधर करंट, जिधर Z उधर वोल्टेज, तो कहने का मतलब है करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री। तो रेजोनेंस में क्या क्या होता है सुनना, XL और XC बराबर होता है, Z R के बराबर हो जाता है, यानी इंपेडेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि दोनों रिएक्टेंसेस एक दूसरे को कैंसिल कर लेती हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस 0 डिग्री, और पावर फैक्टर कितना होता है cos phi, तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। और एवरेज पावर कितना होता है,
आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई। अब कॉस फाई की जगह पे तो 1 है, तो इसीलिए ये वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस हो गया। क्लियर है? तो अब देखिए, चूंकि एक्सएल और एक्सी बराबर होता है, तो अगर हम दोनों साइड आई नॉट से मल्टीप्लाई करें तो आई नॉट इंटू एक्सएल कितना होगा? तो सुनो बच्चों, ध्यान से समझना। याद है जब हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ रहे हैं तो वी नॉट आया था आई नॉट अपॉन एक्सएल। अब इस एक्सएल को इधर लेके, सॉरी, आई नॉट आया था वी नॉट अपॉन एक्सएल। अब अगर एक्सएल को इधर लेके चले जाएं हैं तो वी नॉट हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल। तो कहने का मतलब है कि जो आई नॉट इंटू एक्सएल है ना, वो एक्चुअली इंडक्टर के अक्रॉस पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज अक्रॉस एल है। ठीक उसी तरीके से आई नॉट इंटू एक्ससी जो है, अब बताइए कैपेसिटर केस में क्या याद आ रहा है? आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपन एक्ससी पढ़े थे, तो इसको अगर हम इधर लेके चले जाएं तो आई नॉट इंटू एक्ससी किसके बराबर होगा? वी नॉट के बराबर होगा। तो आई नॉट इंटू एक्सी जो होगा वो वी नॉट अक्रॉस कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर दोनों साइड हम √2 से डिवाइड करें तो वी नॉट को √2 से डिवाइड करने से वो वी आर एम एस बन जाता है, यानी आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बराबर होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस में क्या क्या होता है? एक्सएल एक्सी बराबर होता है, जेड आर के बराबर होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, तो कॉस फाई तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और पीक वोल्टेज इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस, आरएमएस वोल्टेज इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस बराबर होता है। ठीक, चलिए अब तो हम जानते हैं कि एक्सएल और एक्सी बराबर होता है रेजोनेंस में है। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा इंटू एल। और एक्सी की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपन ओमेगा सी। आप इस एल को नीचे लेके जाएं, ओमेगा को ऊपर लेके जाएं, तो ओमेगा स्क्वायर होगा 1 अपन एल सी। स्क्वायर को इधर ले जाकर रूट बना दे तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन अंडर रूट एल सी ना। तो हमने सीखा कि रेजोनेंस के लिए जो ओमेगा होना चाहिए 1 अपन अंडर रूट एल सी होना चाहिए। ठीक है, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको ओमेगा नॉट से डिनोट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो जाए उसको रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1 अपन अंडर रूट एल सी। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं रेजोनेंस में होता क्या क्या। एक्सएल और एक्सी बराबर होता है, ओमेगा नॉट 1 अपन अंडर रूट एल सी होता है, जेड आर के बराबर होता है, फाई 0 होता है, और पीक वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होता है। इसमें जेड जो होता है वो मिनिमम होता है और करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। इवन पावर भी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अरे करंट मैक्सिमम तो पावर भी मैक्सिमम। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या पूछा था इसमें। ठीक है, कहता है एसी सोर्स of angular frequency omega is connected to the peak value of current will be maximum। बताइए बच्चों आई नॉट मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम तब होगा ना जब रेजोनेंस हो जाए, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपन अंडर रूट एल सी। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, तो हम लोग बोल देंगे ये सारी बातें हम लोग लिख देंगे इसमें कि क्या क्या होता है रेजोनेंस में। जेड मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है ना, जेड की वैल्यू आर होती है, सब हम लोग लिख के बता देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, ये हो गया। फिर ये बोलता है कि राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट एट एनी एलसीआर सर्किट व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। ठीक है, तो करंट का एक्सप्रेशन लिखने को बोल रहा है और एक्सएल एक्ससी से ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आप ये फोटो बना लीजिएगा एल सी आर, आप दिखा दीजिएगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू अभी आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस फाई लिखा जाता है ना। ठीक है, तो देखते हैं, मतलब प्लस फाई लिखेंगे माइनस फाई लिखेंगे ये तो अभी हमको समझना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले काम करिए, आप एक्सएल को ऊपर और एक्ससी को नीचे, चूंकि एक्सएल एक्सी से ज़्यादा इसलिए मैंने बड़ा बनाया है, तो सॉरी ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा लीजिए, तो ऊपर में आ जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्ससी और इधर में आ जाएगा आपका आर। ठीक है, और यही होगा आपका Z। और मैंने क्या कहा, जिधर R उधर करंट, जिधर Z उधर वोल्टेज, और करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल फाई है। अब ध्यान से देखा जाए तो करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, तो यहाँ माइनस फाई आएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए जल्दी से Z लिखते हैं। तो Z कितना होगा? अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और फाई कितना हो जाएगा, यानी tan फाई कितना हो जाएगा? तो दिस बाई दिस, दिस का मतलब हुआ एक्सएल माइनस एक्ससी,
और दिस का मतलब हुआ आर, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। और यहाँ से फाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट की जगह पे वी नॉट अपन जेड रखा जाता है ना, साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। तो वी नॉट और ये अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर साइन ओमेगा टी माइनस फाई की जगह पे हम ये पूरी चीज रख देंगे, यानी tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, ये रख लेंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए, रेजोनेंस तो देख लिया हम लोगों ने। बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। तो बच्चों ट्रांसफार्मर में एक कोर होता है, ये आयरन के प्लेट्स होते हैं, ठीक है। कई सारे प्लेट्स को सजा के इसको बनाया जाता है, इस कोर को, ठीक है। इसके एक आर्म पे हम लोग एक कॉइल बनाते हैं जिसमें हम एक सोर्स को जोड़ देते हैं, इसको बोला जाता है प्राइमरी सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट है। फिर दूसरे आर्म पे भी हम ऐसे एक कॉइलिंग करके और एक सोर्स एक आप इसको सोर्स मत बोलिए, हालांकि ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऐसी डिवाइस है जिसका काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना या फिर घटाना, इट कैन चेंज द वोल्टेज, ठीक है। 500 वोल्ट को 250 वोल्ट भी कर सकता है, 500 वोल्ट को 1000 वोल्ट भी कर सकता है। मतलब जैसे आप यहाँ पे 500 वोल्ट दें तो हो सकता है आउटपुट के रूप में आपको 250 वोल्ट मिले, हो सकता है आउटपुट के रूप में आपको 1000 वोल्ट मिले, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। अब देखिए, वोल्टेजेस का जो रेशियो होता है ना, वो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर होता है। यानी प्राइमरी सर्किट का वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी सर्किट का वोल्टेज इज इक्वल्स टू प्राइमरी सर्किट का नंबर ऑफ टर्न अपॉन सेकेंडरी सर्किट का नंबर ऑफ टर्न। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। अगर नंबर ऑफ टर्न डबल कर देंगे तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न आधा कर देंगे तो वोल्टेज भी आधा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 500 वोल्ट को 250 वोल्ट बनाना है, इसमें नंबर ऑफ टर्न है, एक मिनट रुको, इसमें नंबर ऑफ टर्न है मान लो 2000 टर्न है, तो हम इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न कर दें बताइए। करना क्या है आपको, 500 को 250 करना है, तो देखिएगा नंबर ऑफ टर्न को आधा करना है ना, सॉरी वोल्टेज को आधा करना है ना, तो नंबर ऑफ टर्न को भी आधा कर दिए, 1000 कर दीजिए। तो अगर 2000 टर्न पे 500 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ 1000 टर्न दीजिएगा तो आपको 250 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अब बताइए कि आपको 1000 वोल्ट बनाना है, 500 वोल्ट को 1000 वोल्ट बनाना है, यानी वोल्टेज को डबल करना है तो नंबर ऑफ टर्न को भी डबल कर देंगे। जैसे अभी नंबर ऑफ टर्न 2000 वोल्ट है तो इसका नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा 4000 वोल्ट, ठीक है। 2000 पर 500 वोल्ट तो 4000 पर 1000 वोल्ट देगा, ठीक। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है, यानी सेकेंडरी सर्किट का जो वोल्टेज होगा वो प्राइमरी सर्किट के वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी सर्किट का नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी सर्किट का नंबर ऑफ टर्न से ज़्यादा होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जो वोल्टेज को घटाता है, यानी कि सेकेंडरी सर्किट का जो वोल्टेज होगा वो प्राइमरी सर्किट के वोल्टेज से कम होगा। कम हो रहा है ना, आउटपुट हमको कम मिल रहा है, तो ऐसा कब होगा, जब हम लोग सेकेंडरी सर्किट का नंबर ऑफ टर्न कम रखेंगे तो वोल्टेज भी कम मिलेगा हमको, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो बच्चों परसेंटेज एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। बात कुछ ऐसा है ना बच्चों कि जैसे आप यहाँ 1000 वॉट देते हैं तो आपको यहाँ जरूरी नहीं है कि 1000 वॉट मिले, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारा पावर लॉस भी होता है। अगला टॉपिक यही है कि क्या क्या पावर लॉस होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये ट्रांसफार्मर गर्म होता है जिसकी वजह से पावर का लॉस हो जाता है। तो हो सकता है आप 1000 वॉट इधर से दे तो इधर से मात्र आपको 600 वॉट ही मिले, 500 वॉट ही मिले। तो आउटपुट पावर कभी भी इनपुट पावर के बराबर नहीं होगा। अगर बराबर हो जाए तब तो उसको आइडियल ट्रांसफार्मर बोला जाता है, जबकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर लिखना होगा, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए 50 वॉट आपने यहाँ दिया लेकिन आपको 40 वॉट ही मिला, तो बताइए ट्रांसफार्मर कितना परसेंट एफिशिएंट है। तो क्या किया जाए, अगर हमको परसेंटेज, एक मिनट बच्चों, परसेंटेज एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया जाता है। एन को ऐसा थोड़ा खींच दीजिएगा तो इसको ईटा बोला जाता है। ये भी अल्फा बीटा गामा के फैमिली का है, ठीक। आउटपुट पावर कितना है, 40 वॉट। इनपुट पावर कितना है, 50 वॉट इंटू 100 करिए, वॉट से वॉट कटेगा और ये जाएगा 20 बार में, ये 80% होगा। ये ट्रांसफार्मर 80% एफिशिएंट है। 50 वॉट में 40 वॉट दे रहा है तो सही बात है, ये 50 वॉट
40 वाट जो है वो 50 वाट का 80% ही ना है। चलिए, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर्स। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। होता क्या है ना कि इस सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो आप जानते हैं किसी भी सोलेनोइड में जब करंट फ्लो करे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो कोर है आयरन का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का, वो मैग्नेटिक फील्ड को जाने नहीं देता। उसको मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को खींच लेता है, तो अपने अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को थोड़े कहीं जाने देगा, तो वो अपने ही अंदर घुमा के फिर इसमें भी पहुंचा देता है। आप समझ रहे हैं, फिर ऐसे वापस आ जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो ठीक है, अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो इसमें जाता है और अगर इसका करंट बदल रहा है, क्योंकि एसी में करंट बदलता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर बदलेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा। और जब भी किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो लेंज लॉ के हिसाब से उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है, और वही ईएमएफ वही वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज हो जाता है, सेकेंडरी सर्किट का वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कितने तरीके की लॉसेज होती हैं। तो सबसे पहला लॉस होता है फ्लक्स लॉस या फ्लक्स लीकेज। ठीक है, समझते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में, इसी को लेते हैं, ट्रांसफार्मर में जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, तो मान लो 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो ऐसा नहीं होता कि 50 का 50 यहाँ से मुड़ जाए, हो सकता है एक आध बाहर चला जाए, ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये बाहर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में एनर्जी स्टोर करके रखता है, जिसको मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कुछ एनर्जी बाहर चली गई मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का लॉस है। तो इसके रिमूवल का तरीका ये है कि आप एक ही आर्म पर दोनों को लपेट दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो प्राइमरी में वो सेकेंडरी में जाएगा ही, लीकेज की कोई संभावना नहीं है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये किया जा सकता है। मैग्नेटिक लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है बच्चों कि कभी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए कि ये जो जिस पे आपने ऐसे लपेटा था, तो कभी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा तो कभी मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा, क्योंकि कभी करंट इधर से जाता है तो कभी करंट इधर से जाता है। तो ऊपर नीचे करने की वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड जब ऊपर होगा और नीचे होगा, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो कभी ऊपर की तरफ मैग्नेटाइज होगा तो कभी नीचे की तरफ मैग्नेटाइज होगा। तो इस प्रोसेस में भी बहुत सारा एनर्जी का लॉस होता है, तो इसको मैग्नेटिक लॉस या हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। ठीक है, तो इसका रिमूवल ये है कि आप ऐसे मटेरियल का यूज करिए जो बड़ी आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, क्योंकि कभी ऊपर मैग्नेटाइज होना है, कभी नीचे मैग्नेटाइज होना है, तो ऐसा मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन। I² R लॉस या VI लॉस। ठीक है, तो बच्चों इसको कॉपर लॉस के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो वायर है, ये जो वायर हमने यहाँ बनाया है, ये वायर ये भी कॉपर का बना होता है। जनरली कॉपर लिया जाता है क्योंकि वो सबसे अच्छा कंडक्टर, हालांकि सबसे अच्छा कंडक्टर तो सिल्वर है, लेकिन हम वो यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत महंगा है ना, इसलिए। ठीक है, तो क्या है कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये गर्म होगा। नॉर्मल सिचुएशन है ये, किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो वो गर्म होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हीट लॉस होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं I² R या फिर VI लॉस या फिर कॉपर लॉस, क्योंकि जो वायर होता है वो कॉपर का बनता है और ये लॉस उसी में होता है। ठीक है, तो इसका रिमूवल ये है कि आप लो रेजिस्टिविटी यानी अच्छा कंडक्टर लीजिए जो कि कॉपर होता है। ठीक, हीट लॉस ड्यू टू एडी करंट। तो बच्चों हम ये जानते हैं किसी भी कंडक्टर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को लगातार बदलें तो उसमें एडी करंट पैदा हो जाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि करंट अपना मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है, तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार बदलेगा, तो इसमें एडी करंट पैदा हो जाएगा। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है। ठीक है, तो एडी करंट की वजह से भी हीट का लॉस होता है। तो ये 4 तरीके के लॉस हो गए। ठीक, चलिए, विच ऑफ द करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर, क्या ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? जी नहीं। क्या डीसी को एसी में? जी नहीं। ट्रांसफार्मर का काम तो होता है बस वोल्टेज को बढ़ाना घटाना। तो इट इंक्रीजेज और डिक्रीज, डीसी वोल्टेज नहीं, एसी वोल्टेज को डिक्रीज और इंक्रीज करता है। ये डीसी वोल्टेज में काम नहीं करता है। ठीक है,
एक्सप्लेन कॉपर लॉस, देखा ही था हम लोगों ने बच्चों ना, ट्रांसफार्मर का कोयल जिस वायर से बना होता है वो कॉपर होता है और उसमें हीट का लॉस हो जाता है, उसी को कॉपर लॉस कहा जाता है। विच क्वालिटी डिक्रीजेज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, व्हाट इज यूज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, इसमें सेकेंडरी कोयल का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइमरी का N1 है या सेकेंडरी का N2 है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, तो सेकेंडरी वाले का ज़्यादा होता है बच्चों, क्योंकि हमको सेकेंडरी वाले का वोल्टेज बढ़ाना है ना, तो सेकेंडरी वाले का नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा होगा, तो ये वाला हो जाएगा। नेम द एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, तो जो 4 लॉस हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द AC वोल्टेज, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का रेशियो, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज यानी सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज अपॉन प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज का रेशियो। नेम द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो बच्चों ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्यों कम होती है, तो वो 4 तरीके के लॉस की वजह से, तो उन्हीं लॉसेस के बारे में खाली हमको लिख देना है, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर लिख देंगे कि ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इट्स एफिशिएंसी, आप इसकी एफिशिएंसी से क्या समझते हैं, तो लिख दीजिएगा एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, और ये एफिशिएंसी परसेंटेज एफिशिएंसी होती है। एक और बात है बच्चों, सिर्फ एफिशिएंसी ही लिखना हो ना तो खाली आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर लिख देंगे, ठीक है। और परसेंटेज एफिशिएंसी लिखना है तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।